हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर। और हम कक्षा छठवीं एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान का ये अध्याय 4 है। इसमें हम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व देखेंगे। इससे पहले अध्याय 3 में हमने समझा था कि सरकार क्या है और किस प्रकार काम करती है। 2 प्रकार के सरकारों के बारे में हमने जाना था, मतलब एक था लोकतंत्र और दूसरा राजतंत्र। राजतंत्र में राजा शासन करते थे और लोकतंत्र में जो है जनता सरकार चुनती है और जनता शासन करती है। अब लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या चीज़ें होनी चाहिए लोकतांत्रिक सरकार में, इस अध्याय में पूरा होगा। तो हम कम से कम समय में अध्याय को पूरा करके और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कार्यों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होता होगा, आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ें। तो हम दक्षिण अफ्रीका की जो एक कहानी है, माया की कहानी, उसको पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा दक्षिण अफ्रीका है और ये जो है दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पर ये अमेरिका है। तो इस तरह से ये जो है, अभी हमें 7 महाद्वीपों के बारे में जानना चाहिए। ये ऑस्ट्रेलिया है। आगे देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत यानी कि गोरे लोग, अश्वेत यानी कि काले लोग, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे कि भारतीय लोग। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर यानी कि स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। इसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों। तो माया की कहानी है। माया सफाई कर रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं ये माया है, ये उसकी मम्मी है। तो उसमें हेक्टर पीटरसन की तस्वीरें मिली और उसके बारे में जब जानना चाहा माया ने तो उसकी मम्मी ने कहा कि उससे जो है पुलिस ने गोली मार दी थी। तो फिर माया ने हेक्टर पीटरसन के बारे में जानना चाहा उसकी माँ से। माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद का मतलब है त्वचा यानी चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे, ठीक है, और अस्पताल की गाड़ियाँ भी श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत
के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी, यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टेशन भी अलग होते थे। तो देखिए इतना सारा जो है अलग अलग रखा जाता था, श्वेत और अश्वेत लोगों को भेदभाव किया जाता था। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में एक शहर था सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहां के श्वेत जो है अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था। ठीक है, तो ये हेक्टर की कहानी अब स्टार्ट होती है। वो रहता था कहाँ पे? सोवेटो सिटी में, जहाँ पर उसको क्या सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा था? अफ्रीकांस भाषा। वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। देख रहे हैं, 16 जून 1976 ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि अश्वेत लोग किस किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे, इसकी सूची बनाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने ऊपर में पढ़ा कि अश्वेत लोग जो है वोट डालने का अधिकार उनको नहीं होता था। दूसरा चीज़ है अश्वेत लोगों के लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। तीसरा जो है अस्पताल और अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग होती थी। और चौथा में आप लिख सकते हैं कि अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिली हुई थी, जबकि अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के पास थी। और पांचवा जो है अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। हेक्टर और उसकी साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे? क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है और क्यों? और इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि स्कूल में हेक्टर और अन्य विद्यार्थियों पर अफ्रीकांस भाषा सीखने के लिए दबाव डाला जा रहा था। अफ्रीकांस भाषा वहाँ पर श्वेत लोगों द्वारा बोली जाती थी और हेक्टर और उसके सहपाठियों ने मिलकर अफ्रीकांस भाषा सीखने का विरोध किया, क्योंकि वे अभी अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, क्या सभी लोगों के साथ बराबर का व्यवहार होना चाहिए और क्यों? तो सभी लोग जो है जन्म से समान हैं। उन्हें जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति का अधिकार है। यदि त्वचा के रंग, जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर उनके अधिकारों को छीना जाता है तो यह भेदभाव कहलाता है। भेदभाव के कारण कोई भी मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है और यह मानवता के प्रति अपराध भी है और अन्याय भी है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। तो लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है उसको देखते हैं और हमें इससे क्या फ़ायदा होता है। भागीदारी,
हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों की ध्यान में रखते हैं। तो जो हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं, जिनको भी नेता चुनते हैं, वो हमारी ज़रूरतों को जो है ध्यान में रखकर जो है कानून बनाते हैं और निर्णय लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत है? तो इसके बारे में यहाँ दिया है। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहेगा। ठीक है, तो जो सरकार चुनाव किया जाता है, अगर उसको हमेशा के लिए चुन लिया जाएगा तो वो अपना मनमानी करेगी, क्योंकि उसको बदल जाने का डर नहीं रहेगा। और इसीलिए 5 वर्षों में चुनाव होता है, ताकि जो है लोग अगर किसी मुद्दे पर नाराज हैं तो वो सरकार को पता चले और उस पर काम हो। भागीदारी के अन्य तरीके, और किस तरीके से भागीदारी होती है सरकार में? चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। यहाँ पे जो दिया है कुछ चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ किस पर सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है। यहाँ पर देख रहे हैं, पहला दिया है संपादक के नाम चिट्ठी। पोस्टरों पर रोक लगे। दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करती है। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएं। महेश कपासी, दिल्ली। तो यहाँ पर जो है पोस्टर चिपकाने पर अब असहमति व्यक्त की जा रही है कि पोस्टर चिपकाने से जो है महत्वपूर्ण स्थानों पर नक्शों के ऊपर चिपकाने से उसका जो है नक्शा नहीं देख पाएंगे, या फिर वो शहर की सुंदरता भी बिगड़ जाती है। दूसरा जो है यहाँ पर देख सकते हैं कार्रवाई के लिए है कि यह चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जंगल चोर उनका शिकार करके उन्हें मार रहे हैं। वह काम वे उनकी खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। सरकार की इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघ विलुप्त प्राणी हो जाएंगे। तो ये सोहन पाल ने गुवाहाटी असम से इन्होंने लिखा। तो ये किस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि बाघों की सुरक्षा के लिए सहमति व्यक्त कर रहे हैं। इसमें पोस्टरों के लिए असहमति और इसमें बाघों की सुरक्षा के लिए सहमति व्यक्त कर रहे हैं। सरकार जो है बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दे, तो ये भी एक मुआवजे के लिए सहमति कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। तो ये इतना लंबा पानी का लाइन लगा है, फिर भी जो है
इनको बुरा हालत नहीं लग रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है पेपरों में आती रहती हैं। आगे देख लेते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान, ये सब जो है होते ही रहते हैं। टीवी न्यूज़ चैनल में आप लोगों ने देखा होगा, आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। इसके आगे देख लेते हैं। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? अखबार और पत्रिकाएं, टीवी चैनल्स वाले। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें और जो सरकार और उनके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। ठीक है, आंदोलन करके सरकार के काम करने के तौर तरीकों पर चुनौती डाल सकते हैं। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, इसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। तो जब भी आप लोगों को कोई जुलूस निकले तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें कि ये जुलूस किस लिए निकाली जा रही है। उसके बाद है विवादों का समाधान। तो इससे आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें हम लोग विवादों का समाधान देखेंगे, कैसे होता है, किया जाता है, और अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी।